नमस्कार दोस्तों, आज हम CGL 2014 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2014 का जो 12 अप्रैल 2015 को हुआ था, उसके एक जो सेक्शन होता है स्पॉट द एरर, उसमें सेंटेंस दिया होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग किए होते हैं और उनमें कहीं ना कहीं कोई एरर होती है जिसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको हम करेंगे। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको मैंने छोटा कर दिया या थोड़ा सा बदल दिया ताकि इस बोर्ड पे पूरे 20 सेंटेंस आ सके, लेकिन मेन पॉइंट है कि जो हम गलती करते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए। आइए शुरू करते हैं। बल्कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जिन्होंने इसको पहले नहीं किया है, वीडियो को रोक के अपनी तरफ से अटेम्प्ट करें और फिर जब कर चुके हों तब रिज्यूम करें, ताकि आपको पता भी लग जाए कि आपको कितना सा पहले से पता था। The other day, my sister told me that she will be moving to her new apartment था, यहां पर मैंने हाउस कर दिया, very soon। देखिए, जब हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे वीडियो की थी, वो चैप्टर जब किया था, वीडियो बनी थी, उसमें बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, जैसा कि यहां टोल्ड है, तो रिपोर्टेड स्पीच में विल का वुड हो जाता है, जो कि इसमें नहीं किया गया है और यही इसमें गलती है। तो ये जो विल है इसकी जगह वुड होना चाहिए, ये इसमें एरर है। तो अगर आप मेरी वीडियोस को एक एक वीडियो को, कई बार आपको ये लगेगा कि ये तो आपको आता है यार, इसको स्किप कर दो, लेकिन नहीं, जब आप ध्यान से देखेंगे, पूरा फोकस होके देखेंगे, नोटबुक साथ में रखेंगे, पेन रखेंगे, तो आपको कोई ना कोई नई चीज आपको हर वीडियो में मिलेगी। आप उसको आप नोट कर लें, थोड़ा सा अभ्यास करें तो फिर इस तरह की गलती फिर नहीं होगी। अगला, Tony is giving me a lift. He is coming to call for me at 10. इसमें एक फ्रेजल वर्ब की गलती है जिसकी रूट कॉल होती है, और आपको पता है कि फ्रेजल वर्ब्स पे भी 2 या 3 वीडियो बनी हैं, उनमें कॉल पे एक वीडियो है। उसमें बताया है कि आपने जब कोई आपको थोड़ी देर के लिए रुके आपके पास, उसके लिए क्या यूज करते हैं। उसके लिए कॉल फॉर नहीं होता, कॉल इन होता है। तो ये कह रहे हैं कि टोनी हमें लिफ्ट दे रहे हैं और आज वे हमारे घर आ रहे हैं मुझे पिकअप करने के लिए, तो यहां पर कॉल इन होगा। Each of the students participating in the drawing competition have to bring his own materials. इसमें एक गलती, एक से ज्यादा गलती है। एक गलती सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है और दूसरी गलती मुझे लगता है कि एग्जामिनर को ध्यान नहीं हुआ, सेंटेंस लिखते हुए सोचा कि यहां भी गलती कर दूं, यहां भी गलती कर दूं, और स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने दो, एक को हटा दूं, और वो हटाते हुए दूसरी को भूल गए। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है वो ये है कि ईच जब आया है सब्जेक्ट में, तो जो वर्ब आएगी वो यहां पर आना चाहिए था कुछ, या तो विल हो, फिर तो ये ठीक है, नहीं तो यहां पर है जो जाएगा। हो सकता है मैं लिखते हुए मैं भूल गया हूं। सरप्राइज एवरीवन व्हेन ही क्रिएटेड एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड, इसमें कॉमन सेंस की गलती है। राज ने अपनी परफॉर्मेंस से राज ने सबको चकित कर दिया जब उसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो टूट ना सके।
भाई ऐसा रिकॉर्ड कोई होता ही नहीं है जो टूट ना सके, और उसका पहले तो पता ही नहीं लग सकता कि आगे कभी नहीं टूटेगा। तो इसलिए अनब्रेकेबल नहीं कह सकते इसको, अनब्रेकेबल रिकॉर्ड नहीं कह सकते, न्यू रिकॉर्ड कह सकते हैं हम कि नया रिकॉर्ड बनाया। ये गलती यहां पर है। डोंट राइट हिम ऑफ, इसके बाद भी कुछ पार्ट था, एक सेंटेंस था, यानी उसको आप बिल्कुल वो मत करो, राइट ऑफ मत करो। राइट ऑफ का मतलब है कि ऐसे ही मत एक तरफ खिसका दो कि उसकी परवाही मत करो। लेकिन वो जो प्रॉपर फ्रेज है राइट ऑफ, जिसका मतलब ये होता है कि दूर हटा देना, उसको इग्नोर कर देना बिल्कुल, उसमें ओ एफ एफ होता है, यहां पर डबल एफ होगा, ये गलती। ऑफ का मतलब ही दूर होता है, ओ एफ एफ का। अगला, द पुअर मैन saves the money but then he began to worry। आगे कुछ और था सेंटेंस, लेकिन गलती यहीं आ गई तो मैं यहीं रुक गया। देखिए कई बार ये होता है कि आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा वर्ब है और सब्जेक्ट एक ही है, तो उनमें अगर आपने सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को एक टेंस में लिखना शुरू किया है तो दूसरे पार्ट को भी उसी टेंस में करना होता है, नहीं तो वो ठीक नहीं रहता, सेंस नहीं बनती उसकी। जब ये यहां पर कहते हैं कि गरीब आदमी पैसा जमा करना शुरू करता है, पैसा बचाना शुरू करता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहां भी बिगिन नहीं बिगिन आएगा या फिर यहां सेव्ड आएगा। दोनों में एक ही टेंस होना चाहिए, दोनों क्लॉजेस में। ये गलती इसमें थी। इस तरह के सेंटेंस काफी आते हैं जो एरर की होती है, जिनमें उनको कनेक्ट करना होता है। अगला, he advised me to join the computer course later in the year। साहब इसमें मुझे कोई गलती नजर नहीं आई, हो सकता है हो, आपको पता हो तो या तो मुझे ईमेल कीजिए englishwithramdeswal@gmail.com या फिर कमेंट्स में लिख दीजिए। Some of our latest cannon that have come out of the production line have a very long range। इसमें गलती यहां पर है। Some of our latest cannons, जब हमारी तोपों में से जो बिल्कुल नई है, हमारी नई तोपों में से कुछ, यानी जब आप कुछ का जिक्र कर रहे हैं इसका मतलब एक से ज्यादा तोपे हैं, तभी तो आप कुछ कहेंगे, उनमें से कुछ, तभी तो होगा उनमें से कुछ, इसलिए कैनन्स वर्ड यहां पर आएगा, ये गलती है। Susan said that she shall try to attempt the task to the best of her ability। इसमें भी वही गलती है जो पहले सेंटेंस में थी। जब इनडायरेक्ट में इसको लिखा, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यहां पर shall नहीं होगा, यहां पर would होगा। He could not but help shed tears at the plight of the villagers। आगे भी कुछ था। इसमें ये जो फ्रेज है could not help but, ये एक फ्रेज है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ये है करेक्ट फ्रेज, कुड नॉट हेल्प या कैन नॉट हेल्प। यानी ये ऐसा होता है कि जब आदमी किसी काम को करना ना चाहे पर आदत होने के कारण या बात उसकी बस की ना रहे, उस कारण से उसको वो करना ही पड़े, तब हम इसको यूज करते हैं फ्रेज को कैन नॉट हेल्प प्रेजेंट टेंस में और कुड नॉट हेल्प पास्ट टेंस में। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि वो गरीब जो किसान थे, कि गरीब जो ग्रामीण थे, उनकी हालत को देखकर वह अपने आंसू छोड़े बगैर नहीं रह सका, उसके आंसू आने लगे। तो कुड नॉट बट हेल्प नहीं होगा, कुड नॉट हेल्प, फिर बट आएगा, यानी बट ना भी आए पर कुड नॉट हेल्प इकट्ठा आएगा।
ये दूसरे ढंग से भी बनते हैं, बट की बजाय और सिंपल प्रेजेंट लगाने की बजाय आईएनजी वाली फॉर्म लगा के भी बनते हैं ये सेंटेंस। जैसे आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बगैर नहीं रह सका, ऐसे भी बनता है। आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ, ऐसा भी बन सकता है। तो वो अलग बात है, बट कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प ये इकट्ठा ही आएगा। अगला, मोस्ट ऑफ द members at the meeting felt that the group appointed to investigate the case were not competent। देखिए साहब, इसमें सब्जेक्ट को इतना लंबा बना दिया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था सब्जेक्ट, और वो इतना बड़ा ग्रुप था कि हम यही भूल गए कि इसमें एक्चुअल, उसमें इतने नाउन थे, उसमें भूल गए कि एक्चुअल सब्जेक्ट है क्या। इसलिए हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो गलतियां हो जाती है वो की। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, बेसिकली सब्जेक्ट ये है। एट द मीटिंग फेल्ट, ये पूरा हो गया। यहां पर फर्स्ट जो क्लॉज था ये यहां पर पूरा हो गया। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट, फर्स्ट क्लॉज पूरा। अब दूसरा क्लॉज शुरू होता है, दैट the group appointed to investigate the case। यहां पर दूसरा सब्जेक्ट हुआ द ग्रुप, और इसके लिए जो वर्ब आई है अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस, इसके लिए ये आई है। ग्रुप सिंगुलर है इसलिए वर नहीं आएगा, यहां पर वाज आएगा। कंफ्यूजन इसलिए होगा उन लोगों को जो इसको एक ही क्लॉज समझ लेंगे और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इसका सब्जेक्ट समझ के यहां वर्ब को ठीक समझ लेंगे, उनको गलती होगी, उनको धोखा लगेगा। इसलिए क्लियर समझ लेना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है इसका इस क्लॉज में इस सब्जेक्ट की ये वर्ब आ गई है। अब अगला क्लॉज है तो अगले क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है और उसके लिए वर्ब क्या होनी चाहिए, वो इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब पे एग्रीमेंट पे मेरी एक वीडियो है, बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है, उसको आप देख लें ध्यान से। Neither the size nor the color of the gloves were right, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। जब दो नाउन नाइदर और नोर से जुड़े हुए हों तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी, वर नहीं आएगा, वाज आएगा। आई लाइक हर चाइल्डिश स्माइल, ये मैंने एक अपनी तरफ से एक सेंटेंस लिखा है, लेकिन जो मेन सेंटेंस था जो एग्जाम में आया था सीजीएल 2014 में, जो 12 अप्रैल 2015 का हुआ था, जिसके कुछ पार्ट को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सेंटेंस कुछ और था पर मिस्टेक यही थी। तो ये जो चाइल्डिश है, दो वर्ड होते हैं, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। देखिए, बच्चे की किसी बात को, किसी चीज को आप एप्रिशिएट भी कर सकते हैं। जैसे उसकी इनोसेंस, बच्चे की इनोसेंस होती है, बच्चे की स्माइल होती है, वो हमें अच्छी लगती है, उसको हम एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बच्चे की मूर्खतापूर्ण कोई बात बड़ा आदमी करे, वो चाइल्डिश होती है, उसको हम एप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको कंडेम करेंगे, उसकी भर्त्सना करेंगे। जैसे बड़ा आदमी कोई बच्चों जैसी बात करे, उसको हम चाइल्डिश कहेंगे। और अगर हम सराहना कर रहे हैं तो हम चाइल्ड लाइक कहेंगे। यहां पर स्माइल, सिंपलिसिटी, इनोसेंस, ये शब्द ऐसे हैं जिन गुणों की बच्चों में सराहना की जाती है। बड़ों में भी अगर ये गुण हो तो हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन बच्चों के दूसरे गुण अगर बड़ों में हो तो उनकी हम भर्त्सना करते हैं। तो जिनमें भर्त्सना करते हैं उनमें चाइल्डिश यूज करेंगे, जिनमें हम सराहना करते हैं उनमें चाइल्ड लाइक यूज करेंगे। तो इसमें स्माइल है तो चाइल्ड लाइक होना चाहिए, चाइल्डिश नहीं। अगला, पब्लिक स्पीकिंग इज इजियर देन टू डांस। जो टेंस वाली मैंने बताई थी कि एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों क्लॉज एक ही टेंस में हो। अगर एक ही समय की बात हो रही है तो उसी तरह की गलती इसमें है। जब आप पब्लिक स्पीकिंग को कंपेयर कर रहे हैं तो डांसिंग से कंपेयर करें, टू डांस से नहीं।
या फिर यहां भी यही हो टू स्पीक इन पब्लिक, तब ठीक है, टू डांस इज इजियर देन टू डांस। या अगर यहां लिखा है पब्लिक स्पीकिंग इज इजियर देन, फिर यहां टू डांस नहीं, देन डांसिंग। अगला, द गर्ल्स विच आर एब्सेंट टुडे आर सिक। इसमें भी सेंटेंस कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने उसको इस ढंग से बनाया है कि इसी स्पेस में समा जाए। जो विच वर्ड है, जो उन गर्ल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है जिनकी आगे बात होगी, ये विच आता है नॉन एनिमल्स के लिए, इनएनिमेट के लिए। लड़कियां तो फिर आदमी है, इसीलिए इनके लिए हु आएगा। अगर यहां बुक्स होता तब विच आ जाता, ये गलती इसमें थी। इट इज टू सर्टिफाई दैट ही इज फिट टू डू दिस जॉब। ये इट नहीं होता, मैंने कभी नहीं देखा कम से कम। इट इज टू सर्टिफाई, दिस इज टू सर्टिफाई। नाइदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल, ये भी वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नीचे जो आया था, नाइदर द साइज नोर द कलर। जब नाइदर नोर से जुड़ते हैं, नाइदर नोर का यूज होता है, तो जो वर्ब होती है वो सिमिलर होती है, तो यहां पर इज होगा। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज प्रैक्टिकल। सेंटेंस कुछ और था, पर मैंने ये बताने के लिए कि प्रैक्टिकल नहीं होता, पॉसिबल होता है। आप इतने जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए जितने आप कर सकते हैं, जितने पॉसिबल हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि जिनको कर पाना संभव हो, आपके लिए नहीं, उन परिस्थितियों में कर पाना संभव हो, कीजिए सारे। लेकिन वो प्रैक्टिकल हर एक के लिए एक जैसा होगा, लेकिन जब आप पॉसिबल कहेंगे, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि वो कितने कर सकता है। इसीलिए यहां पर प्रैक्टिकल के बजाय पॉसिबल आएगा। आई वर्क इन द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। ये जो वी वर्ड है, बेसिकली वी या वी आवर्स, इसका मीनिंग ठीक क्लियर होना चाहिए आपको। वी आवर्स वो होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग, सुबह 1 बजे से लेके और 5-6 बजे तक, यानी आधी रात के बाद, पर दिन निकलने से पहले वो जो घंटे होते हैं उनको वी आवर्स बोलते हैं। अगले दिन के जब शुरुआत होती है, बिल्कुल शुरू वाले दिन, बिल्कुल शुरू के जो घंटे होते हैं किसी दिन के, यानी 12 बजे रात खत्म होती है। आज जैसे 9 तारीख है, तो आज रात को 12 बजे आज का दिन खत्म हो जाएगा। जब 10 तारीख शुरू होगी, तब से लेके और 10 की सुबह होने तक जो घंटे हैं वो वी आवर्स हैं, वो मॉर्निंग। उसमें मॉर्निंग लगाना का कोई तुक नहीं है। वी आवर्स का मतलब ही ये है कि सुबह के घंटे, अर्ली मॉर्निंग के घंटे। The suggestion given by him is as bad, if not worse, than the one suggested by you. ये तो सब सेंटेंस गलतियों से भरा पड़ा है। The suggestion given by him is as bad. जब यहां पर as आया है, तो यहां भी as आएगा, then नहीं आएगा। करेक्ट फ्रेज आपने बनाना है तो। If worst, worst का मतलब तो होता है सबसे खराब। सबसे खराब का तो क्या पता और भी कोई आ जाए ऐसा सजेशन, या हमें पता नहीं है कि इसमें 2 ही सजेशन थे या 2 से ज्यादा थे। जब हम 2 का ही जिक्र कर रहे हैं तो यहां वर्स होगा, वर्स्ट नहीं होगा। दूसरी, इसी में ये गलती हुई। अब ये सजेस्टेड, द सजेशन गिवन बाय हिम, द वन सजेस्टेड, सजेशन सजेस्टेड, ये वन का मतलब सजेशन है, क्योंकि ये इस सजेशन को बता रहा है दोबारा। और फिर अगर ये सजेशन है तो फिर सजेस्टेड क्यों आएगा, गिवन आएगा। ज्यादा से ज्यादा गिवन को आपने रिपीट नहीं करना तो डन लगा लो, बट सजेस्टेड लगाना मतलब अच्छी अंग्रेजी नहीं है। इसमें इसलिए मैं कह रहा था कि इस सेंटेंस में गलतियां ही गलतियां हैं। अब किस पार्ट्स को अंडरलाइन कर रखा है और आपने कहां ढूंढना है, ये जो गलती ज्यादा कॉन्स्पिक्युअस हो उस पे निशान लगा दीजिए, नहीं तो रिप्रेजेंट कीजिए, एसएससी को बताइए कि भाई इस तरह के सेंटेंसेस ना दें। एनीवे, थैंक यू। उम्मीद है कि कुछ समझ आया होगा, और बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।